हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्लोक वत्सल। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से हूँ। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के एक्सरसाइजेस को क्वेश्चन नंबर 17 के आगे से। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा था, इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस रहेंगे आपके पास, स्पेशली जो आयोनिक वाला पार्ट है वहां पर। तो मैं आज कैलकुलेटर यूज करूंगा। और जनरली मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कैलकुलेटर लेकर ही करें। एनसीईआरटी वगैरह के क्वेश्चंस काफी लेंदी हो सकते हैं बिना उसके हेल्प के। लेकिन विद टाइम आप कुछ कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर के। कुछ स्पेसिफिक ट्रिक्स होते हैं। आप कुछ लॉगरिथमिक वैल्यूज भी याद करके रख सकते हैं। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हमें एक मिनट, हमें केपी दिया हुआ है और हमें निकालना है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H2 व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क एंड अलाउड टू कम टू इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमें दिया गया है कि 4 एटीएम से हम लोग शुरू कर रहे थे। तो इसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 4 एटीएम होगी और ये दोनों की 0 होगी। विथ टाइम इसमें थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस आएगा। हम लोग इसको 4 माइनस पी ले सकते हैं, यहाँ पर पी, यहाँ पर पी। अब हमें पता है अगर हमें केपी दिया हुआ है तो केपी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इसका पी इंटू इसका पी बाई 4 माइनस पी। हमें दिया हुआ है केपी का वैल्यू 0.04 है। इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16 माइनस 0.04 पी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पी की वैल्यू मिलेगी 0.38। अब देखो हमें पूछा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H6। C2H6 के लिए हम लोग देख सकते हैं ये 4 माइनस पी है, तो हमें आंसर मिलेगा 4 माइनस 0.38 एटीएम, जिसका वैल्यू आएगा 3.62 एटीएम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इथाइल एसीटेट इज फॉर्म्ड विद रिएक्शन बिटवीन एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। इक्विलिब्रियम हमें रिएक्शन दी हुई है। राइट द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो QC फॉर दिस रिएक्शन। अब QC की वैल्यू हमें पता है, एकदम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला ही इक्वेशन होता है। बस जिस भी स्टेट पर हम लोग कैलकुलेट करें उस स्टेट की QC कहा जाता है उसे। इसमें हम लोग देख सकते हैं, हम लोग H2O नहीं लेंगे क्योंकि वो एक प्योर लिक्विड है। उसके अलावा हम लोग बाकी सारी चीजों को लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज देखना है, क्वेश्चन में हमें एक चीज लिखी हुई है नोट में, वाटर इज नॉट इन एक्सेस एंड इज नॉट अ सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन। इसका मतलब है कि हमें H2O की कॉन्सेंट्रेशन भी लेनी पड़ेगी यहाँ पर। उसको लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनरली जब रिएक्शंस इस तरह की लिखी जाती हैं तो उसमें H2O सॉल्वेंट होता है और हम लोग जानते हैं कि उसकी मोलारिटी फिक्स रहती है और विथ टाइम चेंज नहीं करती है। अगर वो एक्सेस में है तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग QC या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाइड है तो आपको लिखना पड़ेगा। नीचे हम लोग लिख सकते हैं रिएक्टेंट्स के साइड के चीजों को और यहाँ पर C2H5OH आ गया। ये हमारे QC का ये वैल्यू आ गया। Even starts with 1 mole of acetic acid, 0.18 mole of ethanol. There is 0.171 mole of ethyl acetate in the final equilibrium mixture. Calculate the equilibrium constant. ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? एसिटिक एसिड है हमारे पास 1 मोल, एथेनॉल है हमारे पास 0.18 और ये दोनों जीरो थे इनिशियली। आफ्टर द रिएक्शन हम लोग देखते हैं हमारे पास इथाइल एसीटेट बन रहा है 0.171। अब हम लोग अगर रिएक्शन को देखेंगे तो हमें दिखेगा कि इसके 1 मोल और मतलब रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट्स के 1 मोल यूज होकर प्रोडक्ट के 1 मोल बना रहे हैं। इसका मतलब है H2O का भी जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 0.171 मोलर ही होगा और यहां से हम लोग 0.171 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो हमें मिलेगा 180 से अगर आप माइनस करेंगे 0.009 आपको यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 171 को, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 8.829, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब कुछ नहीं, आपको सिर्फ इसे उठाकर आपको बोल दिया गया है इक्विलिब्रियम पर ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसको उठाकर इसमें डाल दीजिए। इक्विलिब्रियम पर QC की वैल्यू K के बराबर होती है, तो हम लोग इसको यहाँ पे डालते हैं। अगर ये वैल्यूज आप डालेंगे तो आपको मिलेगा 0.171 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.009 डिवाइडेड बाई 0.829। इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको 3.92 वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्टार्टिंग विद 0.5 मोल ऑफ एथेनॉल, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड मेंटेनिंग इट एट 293 केल्विन, 0.214 of ethyl acetate is found after some time. Has equilibrium been reached? अब आप देखिएगा यहां पर आपको Q की वैल्यू निकालने को कहा गया है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 0.5 से हम लोग शुरू किए थे इसकी
मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.5 पहले रिएक्टेंट की, 1 सेकेंड रिएक्टेंट की, इसको काट दीजिए। हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं। एन में आपको क्या मिल रहा है? एन में आपको मिल रहा है 0.214 इसका, क्योंकि यहाँ पर सारे 1 1 जो स्टाइकियोमेट्रिक रेशियोज हैं सारे 1 है, तो हमें इसका भी 0.214 मिल जाएगा। इससे 500 से आप 214 माइनस कर दो, इधर 6 आया, 9 में से 1 8 गया, ये बचा 0.286, 1 में से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 0.786। इसको अब आप क्यों निकालना है तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, हमें आंसर क्या मिल रहा है एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। 0.214 का स्क्वायर है, डिवाइड करिएगा 0.286 से, उसको डिवाइड करिएगा 0.786 से, आपको मिल रहा है वैल्यू 0.204। यहाँ पर जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो 0.2037। अब देखो ये जो Q है ये K से छोटा है या फिर अनइक्वल है, हम लोग कह सकते हैं। अगर Q K के बराबर नहीं है तो इक्विलिब्रियम रीच नहीं हुआ है, हेंस इक्विलिब्रियम हैज नॉट बीन रीच्ड लिखकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में a sample of pure PCl5 was introduced into evacuated vessel. After equilibrium was attained, concentration of PCl5 was found to be इतना. Is the value of Kc? What are the concentration of PCl3 and Cl2 in the equilibrium? अब हम लोग देखिए इवैक्यूएटेड वेसल था, यानी शुरू में कुछ भी नहीं था, उसमें हम लोग सिर्फ PCl5 डाले हैं, हेंस इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ x रही होगी, इन दोनों की 0 रही होगी। कुछ समय बाद हम लोग देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स 1 है, अगर यहाँ से x माइनस सी गया होगा तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन C और C बची होगी। अब हमें x माइनस सी की वैल्यू क्या दी हुई है? 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, और हमें Kc दिया हुआ है, तो चलो निकालते हैं। Kc की वैल्यू क्या आएगी? C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 8.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ये हमें वैल्यू मिली है, इसको इधर ले जाओ। 8.3 बाई 2 क्या आएगा? 4.15 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली। इसके अलावा ये यहाँ जाएगा तो 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा। अब हम लोग इसका रूट ले लेते हैं अगर हमें C चाहिए तो। अब देखोगे 4.15 इंटू 10 पावर माइनस 4 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 ले सकते हैं। इसका जब हम लोग रूट लेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, जो कि यहाँ पर हमारा आंसर होगा 0.02। आगे हम लोग बढ़ते हैं। One of the reactions that takes place in producing steel from iron ore in reduction of iron to oxide by carbon monoxide to give iron metal and CO2. What are equilibrium partial pressure of इतना if the initial partial pressure is इतना and इतना? अब देखो हम लोग जानते हैं प्योर सॉलिड्स को या फिर सॉलिड्स को नहीं लिया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते वक्त, इसीलिए हमें जो Kp मिलेगा वो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO, सिर्फ इतना ही। अब हमें दिया गया है कि ये शुरू में था 1.4, ये शुरू में था 0.8। कुछ समय के बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग Q निकाल कर देखते हैं कि रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी। Q निकालने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो क्या आएगा? 0.8 बाई 1.4 जो कि आता है 0.57। अब देखो हमें Kp की वैल्यू दी हुई है 0.265 और Q उससे बड़ा है, हेंस रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो चलो हम लोग लेते हैं यहाँ से माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स, या फिर P ले लो, चलो क्योंकि मैंने यहाँ P लिख दिया है सॉल्यूशन में लिखते वक्त। चलो 0.8 माइनस P बाय 1.4 प्लस P इज इक्वल टू 0.265। सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगी तो P की वैल्यू आ रही है 0.339। अब आपसे पूछा क्या है? इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ CO एंड CO2। CO के लिए हम जानते हैं 1.4 प्लस P था तो आएगा हमारे पास 1.739। CO2 के लिए हम जानते हैं 0.8 माइनस 339 था तो ये आएगा 0.461। ये हमारी इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स हो गए, ये CO और ये CO2 के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। Equilibrium constant Kc for the reaction is this. At a particular time, the analysis shows that composition of the reaction mixture is 0.3 molar, 3 molar, 2 molar, and 0.5 molar. Is the reaction mixture equilibrium? If not, which direction does the reaction tend to proceed to reach the equilibrium? Simple सा क्वेश्चन है, हमें Q निकालना है। देखो यहाँ Q क्या होगा? NH3 raised to the power 2, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है
H2 रेज टू द पावर 3 और N2। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ बैठाकर देखते हैं तो हमें मिलेगा 0.5 का स्क्वायर। H2 के लिए हमें यहाँ पर 2 का स्क्वायर, N2 के लिए हमें मिलेगा 3। इसकी वैल्यू आ क्या रही है, सॉरी यहाँ पर क्यूब है क्योंकि यहाँ 3H2 हम लोग देख सकते हैं, तो हमें मिलेगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। इसकी वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 0.0104, जो कि यहाँ मैंने लिखा भी है। इसके आगे 1666 आ रहा है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है वो इससे छोटी है, हेंस इक्विलिब्रियम अभी अचीव नहीं हुआ है और इसको बढ़ाना पड़ेगा, हेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ये रिएक्शन। तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम तो नो, विच डायरेक्शन इज इट टेंडिंग टू प्रोसीड, तो इट इज प्रोसीडिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ब्रोमीन मोनोक्लोराइड डिकम्पोजेस इनटू ब्रोमीन एंड क्लोरीन एंड रीचेस एन इक्विलिब्रियम फॉर व्हिच Kc is equal to this. Shri pure bromine is present in the concentration of इतना, what is the molar concentration in the mixture of an equilibrium। ठीक है, हमें शुरू का दिया हुआ है 3.3 into 10 to the power minus 3, ये दोनों 0 और 0 होंगे। कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे ये होगा 3.3 10 to the power minus 3 minus 2x, यहाँ पर x ले लो और यहाँ पर x ले लो। अब इसकी वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, Kc हमें दिया हुआ है 32 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 3.3 इंटू 10 पावर माइनस 3 माइनस 2x। ठीक है, फिर से हमें एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, इसको इस तरफ ले जाओ और जब सॉल्व करोगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3। ये सॉल्यूशंस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर पूछा है अब आपसे, तो देखो x की वैल्यू हमें मिल गई तो BrCl का क्या होगा, 0.3 इंटू 10 पावर माइनस 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये आ गया BrCl2 के लिए, सॉरी BrCl के लिए, और Br2 इज इक्वल टू Cl2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये हमारा आ गया Br2 और Cl2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। At 1127 Kelvin, 1 atm pressure, the gaseous mixture of C1, CO2 in equilibrium or carbon has this much CO by mass. Calculate Kc for the reaction at the above temperature. अब देखो यहाँ पर हमारे पास दोनों जो रिएक्टेंट्स आएंगे हमारे इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन में, वो दोनों गैसेस हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग Kp निकालते हैं पहले और उसके बाद हमें Kp और Kc के बीच का रिलेशन पता ही है, इंटू RT डेल्टा Ng जो भी है उसको यूज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो डेल्टा Ng क्या है, सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर दो गैसियस मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक गैसियस मॉलिक्यूल तो 1 है। ओके, अब देखो 90.55% CO बाय मास। अब हम लोग ले लेते हैं कि 100 ग्राम ऑफ गैसियस मिक्सचर है हम लोग के पास, उसमें से 90.55% यानी 90.55 ग्राम्स CO होगा बाई मास, और बाकी का जो बच गया 9.45 ग्राम्स CO2 होगा। इसको हम लोग मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोल्स में कन्वर्ट करने का क्या कारण है कि अगर हमें Kp निकालना है तो हमें दोनों के बीच का रेशियो चाहिए, जो कि रेशियो हमें पता है टोटल प्रेशर 1 atm है, और पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो होता है वो हमने शुरू में गैसियस लॉ में ही, गैसियस स्टेट में ही पढ़ा है कि जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो होता है वो उसके मोलर रेशियो के बराबर होता है। तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। CO का मोलर मास कितना होता है, 12 और 16 28। CO2 का क्या होगा, 12 प्लस 32 44। अब हम लोग निकाल सकते हैं 90.55 बाई 28, ये आता है 3.23 के बराबर, और 9.45 बाई 44 ये आता है 0.21 के बराबर। ओके, हमें ये मिल गया है। अब हम लोग Kp निकाल सकते हैं। एक और चीज यहां पर हमें ये देखना होगा कि सबसे पहले हम लोग पार्शियल प्रेशर का रेशियो निकाल लें। तो देखो 3.23 बाय 0.21 के रेशियो में डिवाइडेड होगा जो पार्शियल प्रेशर होगा, तो हम लिख सकते हैं 3.23x प्लस 0.21x इज इक्वल टू 1। हमें यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी देख लेते हैं पहले।
टोटल आ रहा है 3.23 प्लस 0.21 की वैल्यू आती है 3.44। 1/3.44 इंटू 3.23, ये हमें मिल गया सीओ का पार्शियल प्रेशर। सीओ का पार्शियल प्रेशर है 0.94 और CO2 का पार्शियल प्रेशर जो भी रेस्ट होगा 0.06। केपी की वैल्यू क्या आएगी? 0.94 का होल स्क्वायर ले लो, नीचे 0.06 ले लो, यही यहां से हमें केपी की वैल्यू दिख रही है, CO स्क्वायर बाय CO2। हाँ, देख सकते हैं आप लोग, एक टू ऊपर है एक टू नीचे है, तो मजेदार चीज। 94 का स्क्वायर बाय 0.06, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 14.19 आती है। थोड़ा ज्यादा डेसिमल प्लेसेस आप ले लोगे तो आपको ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो, हमें इसको RT से मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट KC का वैल्यू। तो हम लोग देख सकते हैं टेम्परेचर है यहाँ पर 1127 केल्विन और R की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। तो हमें सॉरी, RT से हमें डिवाइड करना होगा। हम जानते हैं KC इंटू RT टू द पावर डेल्टा NG जो आता है वो हमारे KP के बराबर होता है। यहाँ पर KP आया है 14.19, RT डेल्टा NG यहाँ 1 था, RT को हम लोग इसके डिनोमिनेटर में लाकर देखते हैं तो हमें मिलेगा 0.154 इसका आंसर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बार कैलकुलेशंस चेक कर ले रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा G एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2 फ्रॉम NO एंड NO। अब देखो, डेल्टा G नॉट की वैल्यू हमें पता है RT ln KC के बराबर होती है। इसको हम लोग अगर लॉग के टर्म्स में लिखना चाहें तो 2.303 RT log 10 KC भी लिख सकते हैं। देखो, आपको समझना होगा हम लोग लॉग में क्यों कन्वर्ट करते हैं, लॉग या बेस 10 में क्यों कन्वर्ट करते हैं। जनरली जो आपको लॉग टेबल्स दिए रहते हैं एग्जाम में वो बेस 10 वाले ही होते हैं, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप LN में कैलकुलेट करें या लॉग में कैलकुलेट करें, आपको इक्वल ही कैलकुलेशंस करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डेल्टा G कैसे निकालेंगे हम लोग। NO2 का क्या है 52, NO का क्या है 87, O2 का तो 0 है, तो हमें मिल जाएगा यहां से -35 किलो जूल पर मोल। हमें मिल गया यहाँ पर डेल्टा G का वैल्यू। अब देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है हमें। 35 किलो जूल इज इक्वल टू 2.303, 8.314, 298 log 10 कैसे। अब देखो, हम लोग डिवाइड कर देते हैं 35,000 को 2.303 से, 8.314 से और 298, हमें इसकी वैल्यू मिलती है 6.13। अब हम लोग जब लिखते हैं log 10 KC इज इक्वल टू 6.134, अब हम लोग 10 टू द पावर इस तरफ लेकर आएंगे अगर इसको, तो हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। 10 टू द पावर ये, तो हमें मिलता है 1.3616 इंटू 10 टू पावर 6, जो कि आप इस वैल्यू के बराबर देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next, as the number of moles of reaction products increase, decrease, or remain same when each of the following equilibria subject decrease in pressure by increasing in volume। आपसे पूछा है रिएक्शन प्रोडक्ट्स के बारे में। अब देखो, प्रेशर जब हम लोग डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस तरफ बढ़ना चाहती है जहां पर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं। ये चीज हम लोग ले चार्टलियर प्रिंसिपल से देखे हैं। तो देखो, यहां पर गैस मॉलिक्यूल ज्यादा है, हेंस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगा। यहां पर गैस मॉलिक्यूल ज्यादा है, हेंस रिएक्टेंट की तरफ बढ़ेगा। और यहां पर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इक्वल है तो वहीं पर रह जाएगा। पहले वाले केस में इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट, दूसरे वाले केस में डिक्रीज हो रहा है और तीसरे वाले केस में रिमेन द सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following reaction will get affected by increasing pressure, also mention whether change cause reaction to go forward or backward। अब देखो, पिछले वाले में डिक्रीज हो रहा था प्रेशर तो मोर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की तरफ बढ़ रहा था, इस बार इंक्रीज हो रहा है तो लेस नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की तरफ बढ़ेगा। अगेन ले चार्टलियर प्रिंसिपल है, यहां पर इस तरफ जाएगा, यहां पर 3 है, यहां इस तरफ भी 3 है तो इक्वल रहेगा। यहां पर देखें अगर तो 1 है, यहां पर 2 है,
हेंस फिर से पीछे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सॉरी 3 है, यहाँ 1 है, आगे की तरफ यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, पीछे की तरफ 9 है, इधर 10 है, इधर फिर से पीछे की तरफ। तो कैसे अफेक्ट होगा ये चीज हम लोग देख सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द सेकेंड रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल सेम थे, बाकी सारे में इफेक्ट आएगा, और किस डायरेक्शन में होगा ये भी मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 1.6 10 power 5. Find the equilibrium pressure of all gases if 10 bar H is introduced into a sealed container 1024 Kelvin. ओके, हमें मिला HBr शुरू में। तो जनरली हम लोग क्या देखते थे कि हमें रिएक्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता था और हमें प्रोडक्ट निकालना होता। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, रिएक्टेंट्स निकालने हैं, लेकिन इसको इस तरह से सोचो कि अगर एक इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पर आगे और पीछे दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं। इसको करने का बेसिकली 2 तरीका है। सबसे पहला कि आप रिएक्शन को ही पलट दो, अब आप दे दो कि HBr से H2 और Br2 बन रहा है। उसमें क्या करना होगा आपको कि जो आपको ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा सही आंसर निकालने के लिए। या फिर सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए इक्विलिब्रियम में तो वो रिएक्टेंट साइड पर जाएगा। हम लोग मान लेते हैं शुरू में 0 0 था उधर, तो इधर 10 - p हो गया और इधर p हो गया इक्विलिब्रियम पे। अब हम लोग लिखते हैं इसका रिएक्टेंट, इसका इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.6 10 power 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय, सॉरी ऊपर देखो 10 - p स्क्वायर बाय p स्क्वायर। ओके, ये हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन का जैसे हम लोग लिखते थे, बस यहाँ पर आपको देखना है कि 10 - p रहेगा ऊपर क्योंकि वही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, 10 - p स्क्वायर बाई 10 बाई p स्क्वायर, ये आपके इसके बराबर आएगा। यहां से देखो हम लोग एक ट्रिक की तरह इसे देख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ से डेसिमल हटा दिए तो यहाँ पर हमें 10 power 4 मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा 10 - p बाई p इज इक्वल टू 4 इंटू 10 power 2। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें p की वैल्यू क्या आ रही है 2.5 इंटू 10 power -2। कैसे आया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 10 - p इज इक्वल टू 400p, 10 इज इक्वल टू 401p, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 400p, क्योंकि नीचे डेसिमल आ रहा है तो इससे भी कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। 10/400 जब हम लोग करने जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 2.5 10 power -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है dihydrogen gas is obtained from natural gas by partial oxidation with steam as per the following reaction. Write the expression for Kp. Kp की वैल्यू हमें पता है, प्रोडक्ट पहले लिखो H2 का क्यूब CO CH4 और H2O, सारे यहाँ पर गैसियस है इसीलिए सारे इक्वेशन में इंक्लूड होंगे। How will the value of Kp and composition of equilibrium mixture be affected by increasing the pressure? अब देखो Kp only depends ऑन टेम्परेचर, इसके अलावा कोई भी चीज चेंज हो जाए Kp नहीं बदलेगा। हेंस देखो इंक्रीजिंग द प्रेशर अगर हम लोग कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ाने पे जैसा मैंने कहा था जहां कम गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे उस तरफ जाएगी रिएक्शन, यहां पर 4 है यहां पर 2 है तो पीछे की तरफ जा रही है रिएक्शन, लेकिन Kp की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो Kp इंक्रीज होता है, hence Kp will increase and reaction goes in the forward direction. अगला है using a catalyst. Catalyst equilibrium पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, catalyst only changes the rate of the reaction, not the concentration of reactants and products at equilibrium. ऐसा क्यों होता है, catalyst only provides a different pathway but does not affect how the composition is. ये चीज ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे कैटलिस्ट के यूज से ना Kp बदलेगा ना ही इक्विलिब्रियम का कोई भी concentration. Next, describe the effect of addition of H2, addition of CH3OH, removal of CO, removal of CH3OH. Addition of H2. अब देखो रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा, एडिशन ऑफ CH3OH प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन पीछे जाएगा, रिमूवल ऑफ CO प्रोडक्ट रिएक्टेंट कम कर रहे हैं तो भी रिएक्शन पीछे जाएगा, रिमूवल ऑफ CH3OH प्रोडक्ट कम कर रहे हैं तो रिएक्शन आगे जाएगा। ये आपका ऑर्डर आ गया चारों के कारण। Next, 473 equilibrium constant Kc for decomposition of phosphorus pentachloride
इज इतना द डिकम्पोजिशन इज डिपिक्टेड एज दिस। राइट द एक्सप्रेशन फॉर केसी। केसी हम लोग जानते हैं क्या होगा, ऊपर आएगा PCl3 Cl2 और PCl5। ये आपकी केसी की वैल्यू आ गई। रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या होगा, जैसा मैंने कहा था, अगर आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ केसी आ रहा है तो अगर आपको उसका रिवर्स करना है तो आपको केसी का रेसिप्रोकल ले लेना होगा। तो केसी डैश लिख सकते हैं हम लोग रिवर्स रिएक्शन को, वो आएगा 1/KC यानी 1/8.3, ऊपर आ गया 10⁻3। ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा देख लेते हैं, 10/8.3 कितना होता है, ये आ गया 1.205 into 10⁻2। What would be the effect of Kc if more PCl5 is added? जैसा मैंने कहा था, Kc का टेम्परेचर के अलावा और किसी पर डिपेंडेंस नहीं रहता। हेंस मोर PCl5 ऐड करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रेशर इंक्रीज करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। यहां पर देखो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसका डेल्टा H पॉजिटिव है। हेंस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इसका Kc भी बढ़ेगा और Kc बढ़ने के कारण अगर आप पूरे इक्विलिब्रियम पर देखें तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल हैव अप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यहां पर Kc देखो काफी छोटा है, नेग्लिजिबली स्मॉल, हेंस इसमें सिर्फ रिएक्टेंट रहेगा। नेक्स्ट में Kc काफी बड़ा है, हेंस यहां पर मोस्टली प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट वाले में Kc बीच का एक वैल्यू है, क्वाइट क्लोज टू 2, एक नेचुरल नंबर, हेंस यहां पर दोनों के अप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशंस रहने वाले। ओके, वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज दिस। If the equilibrium concentration of O2 in air is this, what is the concentration of O3? Okay, हम यहाँ पर Kc दिया हुआ है। अब आ जाओ, Kc की वैल्यू होगी क्या, O3 स्क्वायर बाई O2 क्यूब। ये हमें दिया हुआ है 2 into 10⁻⁻50 के बराबर। अब देखो O3 स्क्वायर बाई 1.6 10⁻⁻2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁻50। O3 स्क्वायर आ गया, देखो 2 into 10⁻⁻50 इंटू 1.6 का क्यूब इंटू 10⁻⁻6, इसकी टोटल वैल्यू आई 8.192 इंटू 10⁻⁻56। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 2.862 इंटू 10⁻⁻28। यही वैल्यू जो आपको दी हुई है उसी के बराबर हमारा आंसर आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको Kc डालकर वैल्यू निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन इज दिस इज एट इक्विलिब्रियम इन अ 1 liter फ्लास्क। इट आल्सो कंटेन्स CO, H2 and H2O and an unknown amount of CH4 in the flask. Determine concentration of CH4 in the mixture. अब देखो हमें Kc की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, H2O CH4 नीचे CO और H2 का क्यूब। अब Kc हमें दिया हुआ है 3.9, इस तरफ H2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या दी हुई है, देखो 0.02। CH4 की कॉन्सेंट्रेशन क्या दी हुई है, हमें निकालना है, X ले लेते हैं। CO की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.3, H2 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.1, इसका होल क्यूब। अब देखो X क्या आएगा 3.9, इसको इस तरफ ले जाओ 3.9 इंटू 0.3 इंटू 0.1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 0.02। इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 0.0585 या फिर 5.85 इंटू 10⁻⁻2। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। सिंपल सा क्वेश्चन। अगेन Kc का जो इक्वेशन है उसमें बैठा दो सारी वैल्यूज को, एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। What is meant by conjugate acid base pair? Find the conjugate acid base for the following species. Conjugate acid base pair कुछ नहीं है, एक H+ निकाल दो, एक H+ दे दो, उसके बेसिस पर हम लोग बना सकते हैं। अब देखो conjugate acid और base निकालना है for the following species. इसका अगर conjugate base निकालने जाएंगे तो हमें मिलेगा NO2 माइनस, CN के लिए हमें conjugate acid मिलेगा HCN, HClO4 के लिए conjugate base मिलेगा ClO4 माइनस, F माइनस के लिए HF, OH माइनस के लिए H2O, CO3 माइनस के लिए H,
CO3 माइनस, H2 के लिए HS माइनस। ये हमारे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन गए इनके साथ। अब देखोगे कुछ स्पीसीज यहाँ पर तो ऐसा मेंशन नहीं है, कुछ स्पीसीज में दोनों चीजें पॉसिबल है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। कौन कौन यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकता है? देखो BF3 ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, H प्लस NH4 प्लस ये तीनों लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। H2O लुईस बेस का काम करता है, इसके पास दो लोन पेयर से डोनेट करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेसिस फॉर द बॉन्डेड एसिड। कॉन्जुगेट बेसिस बनाने के लिए जैसा मैंने कहा एक H प्लस निकाल दो, F माइनस H SO4 माइनस CO3 2 माइनस, ये हमारे कॉन्जुगेट बेसिस बन गए। द कॉन्जुगेट एसिड्स फॉर द फॉलोइंग बॉन्डेड बेसिस। एसिड के लिए एक H प्लस ऐड कर दो, यहाँ पे बन गया NH3, यहाँ पे बन गया NH4 प्लस और यहाँ पर बन गया H2COO। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। For the species H2O, HCO3 minus can act both as bonded acid and for each case give the corresponding conjugate acid and base। जैसा मैंने कहा कुछ स्पीसीज दोनों कर सकते हैं, H प्लस दे भी सकते हैं, H प्लस ले भी सकते हैं, तो उसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं। H2 अगर H प्लस लेगा तो हमें बनाएगा H3O प्लस, अगर H प्लस देगा तो बनाएगा OH माइनस। HCO3 H प्लस लेगा तो बनाएगा H2CO3, H प्लस देगा तो बनाएगा CO3 2 माइनस। H2SO4 H प्लस लेगा तो बनाएगा H2SO4, H प्लस देगा तो बनाएगा SO4 2 माइनस। NH3 अगर H प्लस देगा तो बनाएगा NH2 माइनस, H प्लस लेगा तो बनाएगा NH4 प्लस। ये इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड्स और कॉन्जुगेट बेसिस आ गए हैं। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू लुईस एसिड्स एंड लुईस बेस एंड शो हाउ दीज आर लुईस। जैसा मैंने कहा लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, लुईस बेसिस लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। OH माइनस के पास बहुत सारे लोन पेयर्स हैं और एक नेगेटिव चार्ज भी है, हेंस ये एक लुईस बेस है। F माइनस भी लुईस बेस है, H प्लस एक लुईस एसिड है, BCl3 एक लुईस बेस है, सॉरी BCl3 एक लुईस एसिड है। नेक्स्ट, the concentration of hydrogen ion in a sample of soft drink is इतना, what is its pH। हम लोग जानते हैं pH की वैल्यू होती क्या है, -log10 H प्लस यानी -log10, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3.8 10⁻³ अब आपको log की अगर एक वैल्यू एक प्रॉपर्टी याद होगी तो वो होता है, ये आ जाएगा -log10 3.8 प्लस -log10 10⁻³ यहाँ पे log 10 3.8 की वैल्यू आप जनरली log टेबल से निकाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेटर पे मैं डाल दे रहा हूं तो मुझे यहाँ पर मिल गया -0.579 प्लस यहाँ पर -3 आगे आएगा तो 3 बन जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली 2.423 के बराबर आ रहा है जैसा आपको वैल्यू दी गई। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। द पीएच ऑफ अ सैंपल ऑफ विनेगर इज दिस, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। बस जो चीज हमने यहाँ फॉरवर्ड की थी पिछले क्वेश्चन में वो चीज हमें रिवर्स करनी है। 3.76 इज इक्वल टू -log10 H प्लस। ये और भी आसान, नेगेटिव इधर ले जाओ, 10 to the power -3.76 इज इक्वल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख दें तो हमें मिलेगा 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 0.24। ठीक है, 10 की पावर अगर हम लोग देखें 0.24 क्या होता है तो हमें मिलेगा 1.737 1.74 इंटू 10⁻⁴। कुछ अप्रोक्सीमेशन अगर आप लॉग टेबल पर लगाएंगे तो आपको ये वैल्यू भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, HCOOH एंड HCN आर इतना रेस्पेक्टिवली कांस्टेंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस। अब देखो Ka इंटू KB इज इक्वल टू KW हम लोग जानते हैं। अगर हमें टेम्परेचर यहाँ पे 298 केल्विन दिया गया है तो KW की वैल्यू 10⁻⁴ जानते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉन्जुगेट एसिड्स की आयनाइजेशन कांस्टेंट हमें दिया हुआ है तो Ka की वैल्यू हमें पता है, इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। Kb की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, Kb इज इक्वल टू 10⁻14 यहाँ पर बैठाते जाओ, नीचे अगर 6.8 10⁻⁴ आएगा तो हमें मिलेगा 1.47 10⁻11, नीचे अगर ये आएगा तो हमें मिलेगा ये, और नीचे अगर ये आएगा तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। आगे बढ़ते हुए
द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज इतना, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन इन 0.05 molar solution of phenol, what is the degree of ionization? The solution is also sodium phenolate. यहाँ पर आपकी आयोनिक इक्विलिब्रियम वाली पार्ट शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। अब देखो हमारे पास अगर फिनॉल दिया हुआ है तो ये है, अगर हम लोग इसको तोड़ना चाहें तो हमें बनेगा, ठीक है। अब शुरू में मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी सी, इसमें से अल्फा टूट गया जिसको हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, तो यहाँ पर बचेगा सी माइनस सी अल्फा और यहाँ पर बचेगा सी अल्फा और सी अल्फा, ठीक है। ये इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कह लो या कुछ भी कह लो। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन हमसे पूछा है, मतलब हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी सी अल्फा बताना है। वैल्यू क्या आएगी इसकी, सी अल्फा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फा, सी को काट दो यहां से। अब देखो क्योंकि ये सब उतने स्ट्रॉन्ग आयंस नहीं है तो यहाँ पर डिसोसिएशन काफी स्मॉल होती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रुको सबसे पहले तो इसको के ए के बराबर लिख दो। तो हम लोग यहाँ पर लिख क्या सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 के बराबर है, क्योंकि ये अल्फा जनरली बहुत छोटा होता है, ये सब वीक एसिड वीक बेसिस टाइप के कंपाउंड से हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, हमें मिलेगा क्या, अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई सी। हमें निकालना क्या था, पीएचओ माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो कि सी अल्फा के बराबर थी, तो ये होगी जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग चाह रहे हैं वो होगी रूट अंडर के इंटू सी, क्योंकि अगर हम लोग इसमें सी मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के बाहर एक सी, रूट के अंदर एक सी स्क्वायर आएगा, ये चीज यहाँ हट जाएगा, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब के सी अगर हम लोग को बैठाना है तो मिलेगा क्या, 10 टू पावर माइनस 10 इंटू सी क्या है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। रूट 5 की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो वो क्या आता है 2.24 इंटू 10 पावर माइनस 6, ठीक है। ये हमें यहां पे वैल्यू मिल गई। अब देखो मान लो जो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, यहां पर फेनोलेट आयन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है। सेम चीज हम लोग लिखेंगे, के ए इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 लिख ही देते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू फेनोलेट आयन का ये वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी मिनिमल होगा, जैसा हमने अभी अभी देखा भी काफी मिनिमल होगा, तो उसको हम लोग इग्नोर करते हुए सिर्फ इस वाले सोडियम फेनोलेट, क्योंकि ये एक आयोनिक सॉल्ट है तो इसमें डिसोसिएशन बेटर होगा, हम लोग मान लेते हैं यही फेनोलेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। इसको हम लोग ले लेते हैं 0.01 यहाँ पर इंटू ये जो भी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर आएगी उसको हम लोग X ले लेते हैं, या फिर चलो सी अल्फा ले लेते हैं, और नीचे हमारे पास सी इंटू 1 माइनस अल्फा आ गया, ठीक है। सी गया यहां से 1 माइनस अल्फा को हम लोग 1 अभी भी मानकर चल रहे हैं, हमें अल्फा क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है 10 पावर माइनस 10 बाई 10 पावर माइनस 2 जो कि 10 पावर माइनस 8 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर आया यहाँ पर। आगे बढ़ते हुए फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2S इज दिस, calculate the concentration of HS minus ion in its 0.1 molar solution. How will this concentration be affected if the solution is 0.1 molar in HCl also? Okay. फिर से हमें देखो आयोनिक इक्विलिब्रियम में एक चीज आपको देखनी होगी कि आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए। अजम्पशंस हो जाएंगे अगर आपकी अच्छे से लिखी हुई चीजें हैं, और आप इक्वेशंस भी ढंग से लिख लेंगे अगर आपके पास सारी चीजें ढंग से लिखी हुई है, इनिशियल रिएक्शंस ढंग से लिखी हुई है। तो वही चीज हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। H2S को सबसे पहले तोड़ते हैं हम लोग, H प्लस प्लस HS माइनस में, ओके। शुरू में मान लो इसको भी C था 0 C माइनस C अल्फा हो गया, बाद में ये C अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया, इन 0.11 कॉन्सेंट्रेशन, ओके। अब हम लोग को फिर से निकालना है वो चीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस आयन, जो चीज हमने पहले की थी। अगर आप देखोगे तो हम लोग फिर से सेम अजम्पशंस ले सकते हैं, तो हमें फिर से मिलेगा C अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर के ए सी, के की वैल्यू है यहाँ पे 9.1 10 पावर माइनस 8, सी की वैल्यू क्या है 0.1। इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो देखते हैं कितना आती है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 9, हमें इसकी वैल्यू मिल रही है 9.539 इंटू 10 पावर माइनस 5, जो कि अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर है 9.54 आप ले सकते हैं उसको assumption को।
अगला क्या है, व्हाट विल द कंसंट्रेशन इफेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 0.1 इन HCl। सेम क्वेश्चन जो हमने पिछली बार देखा था, इंस्टेड ऑफ फेनोलेट जहां पर था वहां पर हमें यहाँ पर H+ मिल रहा है। तो अब देखो H+ अगर हमारे पास आ गया है तो क्या होगा, सेम चीज आप लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁸ इज इक्वल टू H+ की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C अल्फा, नीचे की कॉन्सेंट्रेशन है C इंटू 1 - अल्फा। C कट गया यहाँ से, अल्फा को फिर से छोटा ले लो। हम जानते हैं कॉमन आयन इफेक्ट से कि अल्फा तो और छोटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आई के यहाँ पर, सॉरी इसको 1 ले रहे थे, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आई के यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻⁷, क्योंकि यहाँ पर 10⁻⁻1 है, इस तरफ जाएगा 10⁻⁷ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है C अल्फा तो इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर हम लोग का 9.1 10⁻⁸ ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमें S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अब देखो अगर हमारे पास HS माइनस है, ये टूट रहा है H प्लस S2 माइनस। अब हमारे पास H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो इस सेकेंड रिएक्शन से आएगी या फिर सेकेंड रिएक्शन की जो डिसोसिएशन होगी वो इन जनरल काफी कम होती है। तो हम लोग H+ कंसिडर कर सकते हैं, पिछले वाले एग्जाम्पल से ही H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन हमें वहां मिली थी। तो देखो वो देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी हमें पता ही है। मजेदार चीज यहां पर ये है कि जब आप इसका लिखोगे तो क्या आएगा, देखो K इज इक्वल टू H+ S2 माइनस बाई HS माइनस, ओके। यहां पे जब आप लिखने बैठोगे तो आपको क्या दिखेगा कि H+ और HS माइनस जो हमें पिछले रिएक्शन में मिला था वो इक्वल था, क्योंकि पहला रिएक्शन डिसोसिएशन वही हुआ था HS माइनस प्लस H+ में। और इस रिएक्शन का क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना छोटा है इसलिए हमें कुछ सिग्निफिकेंट H+ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर दोनों की वैल्यू इक्वल मानकर काट सकते हैं। हमें यहाँ से S2 माइनस की जो वैल्यू मिलेगी वो Ka के बराबर मिलेगी, हेंस 1.2 10⁻³ मिलेगी, K2 लिख सकते हैं हम लोग इसको। सेकेंड केस में लेकिन H+ की कॉन्सेंट्रेशन फिर से, क्योंकि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है तो हमें H+ की वही कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी। 0.1 ले लिया हमने, अब ले लो S2 माइनस। डिनोमिनेटर में हमें HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो पिछली बार आई थी वो क्या थी, 9.1 10⁻⁸ थी ना वो, ठीक है। इसके बराबर आ गया, यहां से 0.1 काट दो, इसको 10⁻⁷ ले लो। S2 माइनस की जो नई कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो क्या है, 1.2 इंटू 10⁻⁻13 इंटू इसको न्यूमरेटर में उधर लेके चलो तो क्या आएगा 9 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁷, ओके। ये कॉन्सेंट्रेशन आ रही है 1.092 इंटू 10⁻⁻19 जो आपकी आंसर है यहाँ। इस तरह से हम लोग इसे निकालेंगे। जैसा मैंने कहा आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इन द सॉल्यूशन एंड इट्स पीएच। सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, अगर अभी भी आप देखोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हमें निकालना है तो हमने अभी देखा था कुछ देर पहले, ये Ka/C के बराबर आ रहा था। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.74 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 0.05 क्या आता है, ये 1.74 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 0.05, ये आ रहा है हमारे पास 0.019 के बराबर, ओके। हमें ये मिल गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा होगी। C क्या है यहाँ पर 0.05 इंटू 0.019 ले लो, ये किसके बराबर आ रहा है 9.33 10⁻⁻4 आ गया यहाँ पर, एंड इट्स pH। H+ की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम एसिटेट आयन के बराबर ही होगी। H+ pH निकाल देते हैं हम लोग इसका, माइनस लॉग 9.33 इंटू 10⁻⁴, ये क्या आएगा 4 माइनस लॉग 9.33, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है हम लोग देख लेते हैं, 9.33, ठीक है। ये 0.97 आ रहा है, इसको अगर हम लोग 4 से माइनस कर दे तो हमें मिलेगा 3.9
0.03, इसका अप्रोक्सीमेट पीएच ये होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज दिस, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, आयनाइजेशन कांस्टेंट इन एसिड आयंस पीके। सेम जैसे हम लोग आगे चल रहे थे पिछले क्वेश्चन में, हम लोग अब पीछे जाएंगे। तो देखो पीएच ही आ गया, हमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। 4.15 इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 H प्लस, ठीक है। H प्लस की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ पे, 10 टू द पावर माइनस 4.15 इज इक्वल टू क्या आएगा ये देखते हैं, माइनस 4.15 हमें मिल रहा है 7.08 इंटू 10 पावर माइनस 5। ओके, ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनायन के भी बराबर आएगी, क्योंकि एक वीक एसिड है, हम लोग मान के चल रहे हैं एक प्रोटॉन दे रहा होगा, ठीक है। 7.08 10 पावर माइनस 5 इसकी ये आ गई। आयोनाइजेशन कांस्टेंट अब क्या होगा, हमारे पास 0.01 मोलर दिया हुआ था, तो देखो अल्फा इंटू 0.01 मोलर इज इक्वल टू 7.08 10 पावर माइनस 5। अल्फा क्या है यहाँ पे, 7.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड इट्स pKa। अब देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड पूछ, ओ सॉरी आपसे आयनाइजेशन का कांस्टेंट पूछा है Ka, यानी आपको यहाँ पर निकालना होगा। अब देखो Ka हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला जो C इंटू 1 माइनस अल्फा होता था, यहाँ से C कट जाता है, अल्फा को हम लोग छोटा मानकर जनरली आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर Ka की वैल्यू C अल्फा स्क्वायर के बराबर आएगी। C होगा 0.01, अल्फा स्क्वायर 7.08, 10 टू पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर ले लो, आएगा क्या ये 0.01 इंटू 7.08 का स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 6, ये कितना आ रहा है 5.01 इंटू 10 पावर माइनस 7, 5.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ओके, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आपको pKa निकालना है। pKa के लिए फिर से क्या होगा, हम जानते हैं pKa क्या होता है, माइनस लॉग Ka, यानी यहां पर अगर आप देखेंगे तो 7 माइनस लॉग 5.01 आपको निकालना होगा। ये क्या आएगा, देखो लॉग 5.01 की वैल्यू आती है 0.699, इसको अगर हम लोग माइनस कर दें 7 से हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हमारी आंसर आएगी 6.3। ये आपका pKa आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट pH ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ठीक है। 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 है इसका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो आएगा ये 3 माइनस लॉग 3 log 3 is 2.523। ओके, NaOH के लिए आपको यहाँ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है दी हुई 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो सबसे पहले POH आएगा आपका 3 माइनस लॉग 5, pH आएगा आपका 14 माइनस 3 प्लस लॉग 5, यानी 11 प्लस लॉग 5 जो कि 11.699 के बराबर आएगा। यहाँ पे HBr है, तो फिर से आप, क्योंकि इन्होंने कंप्लीट डिसोसिएशन मानने को कहा है, तो आप वही माने, -3 मान लो, ठीक है। तो ये आ गया 3 माइनस लॉग 2, यानी 3 माइनस 0.301 के अप्रोक्सीमेट, तो 2.699 ले लो यहाँ पर। फिर से सेम चीज 14 माइनस 2.699 ले लो, तो ये क्या आएगा, 9 एक और है यहाँ पे, ये क्या आएगा देख लेते हैं, 11.301 के बराबर। तो ये आपकी चारों वैल्यूज आ गई। सीधी सी बात है, आपको अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए pH निकालते वक्त। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द pH ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। यहाँ पर मैंने मास लिख कर रखा हुआ है, क्योंकि जनरली आपको दी रहती है एग्जाम्स में। यहाँ पर एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में आपको अज्यूम कर लिया जाता है कि आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा, जहां से आप रेफर कर सकते हैं। वैसे बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। टीएल की 204 होती है जहां तक मुझे याद है, ऑक्सीजन की 16, H प्लस H की तो आपको पता ही है 1 है, CaOH होल ट्वाइस में भी 40 यहाँ और 17 यहाँ, NaOH में 23 यहाँ, 17 यहाँ, ठीक है। अब देखो TLOH dissolved in 2 liters of the solution, नंबर ऑफ मोल्स क्या है 2/221, मोलारिटी क्या है डिवाइडेड बाई 2, तो
1/221 इसकी मोलारिटी है, जो कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी होगी। हम लोग यहाँ मान के चल रहे हैं फुल डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। अब हमें POH मिल जाएगा उसका। 1/221 की वैल्यू क्या होती है? 4.52 इंटू 10⁻³ इसका अगर हम लोग अब लॉग ले लेते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 2.344। 2.344 ये हमारा POH है, याद रखना। अगर हमें pH निकालना है तो हमें मिलेगा, ठीक है, pH था 2.344, pH अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो हमें मिलेगा 11.6556। ओके, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्या है? डिजॉल्व्ड इन वाटर COH होल ट्वाइस, तो हमें मिला 0.3 डिवाइडेड बाय इसका मास है 74। 500 ml ऑफ वाटर है तो इसकी मोलारिटी इंटू 2 हो जाएगी। इसके साथ ही इसके हर मोल में 2 OH माइनस निकल रहा है, तो यहाँ इंटू 2 हो जाएगा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग देखेंगे तो। अब देखो इसकी POH क्या आएगी? 0.3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 74। ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन आया है। लॉग ऑफ दिस इज 1.79 और इसका pH आ जाएगा 12.21, ठीक है। NaOH डिसॉल्व किए हैं 200 ml ऑफ वाटर में, तो फिर से यहाँ पे देख लो 0.3 नीचे 40, 200 ml है तो इंटू 5 इसकी मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस 1 ही निकल रहा है इससे, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये आया, इसका POH आ जाएगा। फिर से वही सेम कैलकुलेशन है, अगर माइनस लॉग 0.3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है, हमें आया 1.42। इसका POH 425 है तो हम लिख सकते हैं इसका pH आ जाएगा 14 माइनस दिस, जो कि अप्रोक्सीमेटली है 12.574 के बराबर, 12.574। ओके, ये हमारा आंसर है यहाँ पर। 1 ml ऑफ 13.6 MHCl डाइल्यूटेड टू गिव 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब देखो 13.6 मोलर था, 13.6 बाई 1000 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ 1 मोलर मिलाए हैं। ये हमारी pH की वैल्यू देगा सीधे सीधे, कंप्लीट डिसोसिएशन मान लेते हैं क्योंकि यहाँ HCl है, ठीक है। तो माइनस लॉग ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाई 1000, ये हमारा डायरेक्टली pH आ रहा है 1.366। ये आपका आंसर हो गया इन चारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। The degree of ionization of 0.1 m bromoacetic acid solution is this. Calculate the pH of solution pKa of bromoacetic acid. ब्रोमोएसिटिक एसिड क्या होता है? एक Br होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे COH होगा, तो CH3COH के बदले एक ब्रोमीन लग गया है H के बदले, तो उसको ब्रोमोएसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमें दिया हुआ है अल्फा, pH ऑफ सोल्यूशन pKa ऑफ ब्रोमोएसिटिक एसिड निकालना है, ठीक है। अल्फा में क्या दिया हुआ है? 0.132। अब अल्फा का वैल्यू क्या था याद करो, K/C का रूट। K की वैल्यू हमें मिल जाएगी इससे, K इज इक्वल टू 0.132 का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 0.132 का स्क्वायर इंटू 0.1, जिसकी वैल्यू है 1.74 इंटू 10⁻³ ठीक है। यहां से pK निकालना है हम लोग को, तो सबसे पहले क्या आएगा? 3 माइनस लॉग ऑफ 1.74 2.76, ये हमारा वैल्यू आ रहा है यहाँ पर। इसके साथ ही अगर हमें pH निकालना था तो ये अल्फा C आता है, इसकी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अल्फा क्या था हमारे पास? 0.132, C है 0.1, 0.0132, ठीक है। अब हमें pH निकालना है तो डाल दो माइनस लॉग ऑफ 0.132। ओके, इसकी वैल्यू हमें मिल जाती 1.88, जो कि इसका pH है। आगे बढ़ते हैं। द pH ऑफ 0.005 कोडीन सोल्यूशन इज 9.95।
कैलकुलेट दिस आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड पीकेबी। तो कोडीन बेसिकली बेस है, इसीलिए आपको पीकेबी निकालने के लिए कहा गया है, देख लो। और 9.95 का पीएच भी है इसमें। 9.95 का अगर पीएच है तो पीओएच क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। 4.05 ये इसका पीओएच है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस 10 टू पावर माइनस 4.05 के बराबर है। द पीएच ऑफ 0.5 ऑफ दिस इज इतना क्या गेट आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा क्या, देखो सबसे पहले हमें मिल रहा है के इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू के ए बाई, सॉरी ओके, हमें यहाँ पर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है, ठीक है।